हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्स फॉर ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे आपको पता होगा कि पश्चिमी जो देश हैं, खासकर यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ये जो पश्चिमी देश हैं वह आज भी भारत को किस नज़रिए से देखते हैं, वही नज़रिया आज भी उनका है जो पहले था। अर्थात कैसे भारत पे दबाव बनाया जाए, किस तरह से परिस्थितियां यहाँ पे मतलब इनके विपरीत खड़ी की जाए। लेकिन इनको शायद ये नहीं पता है कि आज का जो भारत है इसकी जो पॉलिसी है, यह पॉलिसी पहले ही है नेशन फर्स्ट, यानी राष्ट्र के लिए जो उचित होगा, राष्ट्र के लिए जो सही होगा, जो राष्ट्र हित में होगा, वही सबसे पहले जो है उस पर कार्य किया जाएगा। अर्थात जो है किसी देश के दबाव के मतलब अंदर या किसी देश के दबाव के कारण अपना रूट डाइवर्ट भारत नहीं कर सकता है। बात की जा रही थी हाल फिलहाल में अभी जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं और यूरोपियन में देखेंगे, यूरोपियन यूनियंस के जो सदस्य हैं उनके बीच जो है अभी मीटिंग चल रही थी। उसमें बात यह मांग उठी थी या यह अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए कि कहा जा रहा था, प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से, कि जो भारत है वह रसिया को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात कि अगर मान भी लिया जाए कि भारत रसिया को सपोर्ट कर रहा है अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से, तब भी भारत जो है, भारत का सबसे बड़ा ट्रस्टी अगर देखा जाए 1971 के बाद से अब तक जो है, वह सबसे बड़ा अगर ट्रस्टी कोई है तो वो रसिया है। चाहे किसी वार में हो, चाहे व्यापार में हो, हमेशा ट्रस्टी के रूप में कार्य किया है। तो भारत की चूंकि ऊर्जा की जो आवश्यकताएं हैं, वह एक किसी देश पे अगर डिपेंडेबल रहता है, किसी एक देश पर अगर निर्भर रहता है, तो कहीं न कहीं जो स्थितियां अभी कुछ समय पहले जो ईरान और अमेरिका वार के पहले जो स्थिति खड़ी की गई थी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जिसमें टैक्सेस लगाए गए थे, बढ़ाए गए थे, अलग अलग देशों के पे लगाए गए थे, वैसे भारत पे भी लगाए गए थे। तो अगर एक ही देश से व्यापार या एक ही देश के से व्यापार से पर निर्भरता रहता, जैसे 1991 के पहले था, तो उस तरह की स्थितियां होने पर क्या होता, कहीं ना कहीं भारत को मजबूर होना पड़ता, मजबूर होकर उस देश की बातों को मानना पड़ता जहां से वो व्यापार करता है या भारत की आवश्यकताओं या ऊर्जा की प्रतिपूर्ति होती है। चूंकि भारत में ऊर्जा के लिए अगर देखा जाए तो चूंकि क्रूड ऑयल्स उतने बड़े मात्रा में नहीं मिलते हैं, जो जैव जैव ईंधन है वह उतने बड़े मात्रा में नहीं मिलता है, इसलिए भारत अलग अलग देशों से आयात करता है, जिसमें रसिया भी शामिल है। तो रसिया से भी करता है, इवन वेनेजुएला से भी अभी साइन किया हुआ है। इवन जो है फारस की खाड़ी से रिलेटेड जितने भी वहाँ पे अरबियन कंट्रीज हैं, उनमें से भी मेजर कंट्रीज से क्या करता है, वह भारत आयात करता है अपने कच्चे तेलों का। तो इस स्थिति में भारत विविधतापूर्ण व्यापार को फोकस कर रहा है। कुछ समय में आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में कि भारत, चाहे वह क्रूड ऑयल क्षेत्र में हो, चाहे टेक्सटाइल एरिया में हो, चाहे नवीकरणीय ऊर्जा में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, इन सभी क्षेत्रों में आपको दिखाई देगा भारत धीरे धीरे डाइवर्ट रूट का प्रयोग कर रहा है। डाइवर्ट रूट में भी विविधता जो व्यापार में होनी चाहिए उसका प्रयोग कर रहा है, यानी किसी एक देश के पे या किसी एक देश पे ही डिपेंडेबल न रहना। मतलब भारत का ये पॉलिसी हुआ है पिछले 2-3 वर्षों में, आपने ये चीज़ देखा होगा। और ये सही भी पॉलिसी है, क्यों? क्योंकि अगर संकट किसी एक देश में होता है या किसी एक देश के कारण होता है, तो उसके कारण भारत पे उसका प्रभाव ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। कारण क्यों है? क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया कि भारत के पास क्रूड ऑयल्स के उतने बड़े भंडार नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, तो सीधी सीधी बात है कि मांग भी ज़्यादा होगी। और मांग ज़्यादा होगी तो कहीं न कहीं इसकी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए जो हमारे वहाँ नहीं होता है, उसका आयात करना पड़ेगा। तो आयात किसी एक देश से करते हैं तो वो मुख्य रूप से क्या होगा, आने वाले समय में अगर उसकी डिप्लोमेसी हमारे साथ सही नहीं रहती है, भारत के साथ सही नहीं रहती है, तो उसकी बातों को मानना पड़ता है। अब अमेरिका जो आयात शुल्क लगाया हुआ था, उसके बाद आपने देखा कि भारत पे उतने ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाई दिया। हालाँकि वह अलग चीज़ है कि आपने देखा होगा कि कैपिटल फ्लाइट हुआ कुछ, उसके बाद से डॉलर का कुछ वैल्यू बढ़ा, वो सारी चीज़ें हुई, वो तो होगी, वैश्विक लेवल पर होगी, ऐसा नहीं कि केवल भारत पे ही होगा, वैश्विक लेवल पर वो देखने को मिला है। लेकिन भारत के जो व्यापार है, या अभी आपने देखा होगा कि पहले चौथाई में भारत का जो बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वह पहले की अपेक्षा बढ़ गया है। अगर यह विविधतापूर्ण व्यापार नहीं होता तो क्या भारत के इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, जिस अर्थव्यवस्था के सहारे पूरे भारत के जो कोर सेक्टर्स हैं वो चलाए जाते हैं, वह उसकी प्रतिपूर्ति हो पाती? नहीं हो पाती। तो उसके लिए भारत का जो नेशन फर्स्ट पॉलिसी है, जिसके तहत राष्ट्र को जो चीज़ों की ज़रूरत है उसकी प्रतिपूर्ति के लिए हम किसी एक देश से नहीं, किसी भी देश से हम व्यापार कर सकते हैं।
इसके मद्देनज़र भारत जो है रसिया से करता है व्यापार। ऐसा नहीं कि केवल केवल रसिया से करता है, बल्कि आपने देखा होगा कि फारस की खाड़ी और अन्य भी बहुत सारे कंट्री हैं जहां से भारत ये मुख्य रूप से आपको दिखाई देगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। लेकिन पिछले कई वर्षों से, जब से ये युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में, लगभग 2022 से शुरू हुआ था ये युद्ध, और यह युद्ध अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार चलता जा रहा है। लगातार चलने के बाद आपको दिखाई देगा कि राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने भी मध्यस्थता करने की बात की, उसके बावजूद भी आपको दिखाई देगा कि कहो बहुत ज़्यादा इसमें सुधार आते हुए दिखाई नहीं दिया। यूरोपियन यूनियंस भी कुछ मतलब प्रयास किए, लेकिन इसमें कुछ बहुत सारे सुधार नहीं आते हुए दिखाई दिए। कारण क्या है? कारण सुधार इसमें तब आता है जिन लोगों के बीच में यहाँ पे टसल्स चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनके बीच अगर समझौता होता तब तो वहाँ पे कुछ रिजल्ट निकल के आता। लेकिन मेन बात ये है कि किसी एक पक्ष को लाके किसी दूसरे के प्रति रिजोल्यूशन पास कर देना, यह कहीं न कहीं युद्ध के शक्ति को और बढ़ावा देने का काम है। वो अलग चीज़ है कि रसिया को जिस एम के लिए लोग शुरू किए थे युद्ध, उस वह एम थोड़ा-सा मतलब पूरा होता दिखाई दे रहा है। रसिया उस मुकाबले में अभी उतना उस लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी वो रसिया ऐसा नहीं है कि इसको कोई तोड़ देगा। अब उसके जगह पे रसिया को कमज़ोर करने के चक्कर में आपको दिखाई देगा कि चाइना की इकोनॉमी जो है वह सरप्लस कर रहा है, और धीरे-धीरे आपको दिखाई देगा कि वह यूएस को भी अपने आगे कुछ नहीं समझ रहा है। तो ये लोग फोकस किए थे नाटो में शामिल करने के लिए यूक्रेन को। चढ़ाया किसने था? यूरोपियन यूनियन से नहीं चढ़ाया था। अगर वास्तव में, अगर चलिए ये भी बात मान लिया जाए कि नहीं चढ़ाया गया था, मान लिया जाए कि नहीं चढ़ाया गया था, ऐसे वो युद्ध चल रहा था। तो जब ऐसे युद्ध चल रहा था और खुद वो चिल्ला रहा था कि मैं नाटो में जाऊँगा, मैं नाटो में जाऊँगा, नाटो मुझे शामिल कर लेगा, और यही कारण है कि मुख्य रूप से युद्ध शुरू हो गया था, तो नाटो ने उसको लिया क्यों नहीं? उसके बाद आने वाले बहुत सारी कंट्री है, स्वीडन है, फिनलैंड है 31वां 32वां नंबर पे, इसको नाटो ने अपने अंदर शामिल कर लिया, अपना सदस्य बना लिया। जबकि 2022 से उसी के लिए युद्ध चल रहा है, उसी के लिए युद्ध कर रहा है यूक्रेन, उसको शामिल नहीं किया। कारण क्या है? यह भी तो यूरोपियन यूनियन से यूरोपियन का जो यूनियन जो आज बात कर रहा है, या यूरोप जो बात कर रहा है कि नहीं हम यूक्रेन के प्रति बहुत सहानुभूति रखते हैं, तो ये तो करना चाहिए था, उनको लड़ना चाहिए था लड़ाई। दूसरे उसके कंधे पे बंदूक रख दिया गया, हथियार डाल दिया गया। अच्छा, उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं? उसके पास जो है REER है, मतलब रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स है वो उसके पास है, उसको खाने के लिए सभी लोग पीछे पड़े हुए हैं। चाहे उसका जीता जागता उदाहरण आपको दिखाई देगा, डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने व्हाइट हाउस में बुला के यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उससे कैसे धमका रहे थे। हालांकि वो भी उस समय जेलेंस्की वहां पे प्रतिक्रिया देता है, बाद में उसको शांति मिल जाती है, शांत बाद में मतलब ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? सीधे उसको मार पड़ रही है भाई, उसको आवश्यकता है। लेकिन वो जो घटना हुई थी वो सबसे छिपी नहीं है। तो इसके आड़ में यूरोपियंस या यूरोपियंस कंट्रीज जो है ये छिपाए, ये दिखाए कि भारत जो है जैसे देश, या भारत जो है ये रसिया से आयल या मुख्य रूप से आयात कर रहा है। यही कारण है कि रसिया का अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, और इसी के कारण रसिया झुक नहीं रहा है, और यही कारण है कि यह युद्ध नहीं रुक रहा है। तो ये 100% गलत होगा, यह 100% सही बात नहीं होगा। इसका कारण मैं बता रहा हूँ क्यों गलत होगा। क्योंकि जिस आयल को भारत अभी कुछ समय पहले से, अभी तो थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन भारत ने बार बार यहाँ पे बताया है कि केवल मैं रसिया से ही आयल नहीं इंपोर्ट करता हूँ, हम अपने घरेलू आवश्यकता जो है उस घरेलू आवश्यकता के प्रतिपूर्ति के लिए बहुत सारे ऐसे देश हैं, लगभग 3-4 ऐसे मेजर देश हैं जहाँ से हम तेल को आयात करते हैं, वो भी रसिया से ज़्यादा आयात करते हैं। रसिया उसके मुकाबले बहुत लगभग चौथे नंबर पर है। यह बार बार भारत के द्वारा बताया गया। तो भारत के द्वारा बताए जाने के बाद भी इनकी प्रतिक्रिया यही रहती है कि नहीं नहीं, भारत के चलते ही ये युद्ध हो रहा है, क्योंकि भारत बढ़ावा दे रहा है, उसकी इकोनॉमी को और मजबूत कर रहा है, इसीलिए वो लड़ रहा है। अगर ऐसी बात है भारत ही केवल कर रहा है, तो आप भाई क्यों कुछ समय पहले डायरेक्ट रसिया से आप नहीं खरीद सकते हैं उसके क्रूड ऑयल को, और आपको आवश्यकता है ईंधन की, तो आप क्या कर रहे थे? रिफाइनरी ऑयल अभी भारत से कुछ समय पहले खरीद रहे थे। क्या भारत सबसे बड़ा निर्माता है या उत्पादक है क्रूड ऑयल का? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं नहीं छिपा है कि भारत के पास बिल्कुल क्रूड ऑयल अपने लेवल पे, उत्पादन लेवल पे है ही नहीं। भारत खुद आयात करता है। तो आप भारत से क्यों ले रहे थे भाई ईंधन? आप इतना पर्यावरण को बचाने में, युद्ध को रोकने में इतना तत्पर हैं, तो फिर भारत से क्यों लड़ रहे थे? मतलब ये डायरेक्ट बताना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट हम रसिया से नहीं करेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि अखबार में छप जाएगा, मतलब सामने सामने आ जाएगा कि हाँ रसिया को हम भी बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन उसी रसिया से तेल आयात करके भारत जो है अपने वहां ला रहा है, तो वहां से हम खरीदेंगे, है ना? ये चीजें हैं। तो यही बहस चल रही थी, तो जयशंकर जी डायरेक्ट वहां पे बोल दिए कि चलिए बात मान लेते हैं ये कि हम आयात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन आप कौन से दूध के धुले हुए हैं भाई?
आप तो भारत के जो नीवर्स हैं, जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, सॉरी, भारत के, या भारत के जो दुश्मन देश हैं, जो भारत के प्रति हमेशा देखेंगे आपकी हमेशा अटैक मूड में रहते हैं या कहीं न कहीं या अपना वक्तव्य देते रहते हैं, उनको आप अपने हथियार बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं हथियार? जब आप जानते हैं कि भारत के प्रति ये युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है, युद्ध में इस्तेमाल हो सकता है, युद्ध को बढ़ावा इससे मिल सकता है, तो आप क्यों इसको मुख्य रूप से अपने वहाँ से बेच रहे हैं? आपको भी तो अपनी आर्थिक आवश्यकता की प्रतिपूर्ति करनी है, इसलिए आप उसको बेच रहे हैं। आप अपने अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं, आप अपने देश के जो बेसिक जो नीड्स हैं उसको देख रहे हैं, इसलिए आप मैन्युफैक्चरिंग करके सोच रहे हैं कहीं युद्ध हो भाई हमारा बेचना है, बेचना है। अमेरिका को देख लीजिए, जहाँ युद्ध होगा वहाँ पहले आगे आ जाएगा अपने जितने भी हथियार हैं बेचने के लिए। आप क्यों बेच रहे हैं भाई? आप भी तो इकोनॉमिक में अपनी अर्थव्यवस्था अपने राष्ट्र को लेके चलने की बात कर रहे हैं, ताकि हमारे बेचेंगे तो हमारे राष्ट्र में वो सारी चीज़ें चलेंगी, पैसा आएगा, इकोनॉमी आएगा। तो भाई हम अगर रसिया से ऑयल खरीद ही रहे हैं तो कौन बहुत बड़ा गुनाह कर देना है, ये कहा गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा। तो यूरोप का अभी नज़रिया भी आपको दिखाई देगा। अभी कुछ समय पहले यूरोपियन यूनियन की बैठक हुई थी पाकिस्तान में, वहाँ पे जो अभी वही, चूँकि पाकिस्तान तो वो मतलब उस लेवल का खच्चर है, आपको पता भी सबसे ज़्यादा खच्चर वहाँ पे होता है, उस लेवल का खच्चर है कि पीछे से बैक सीट पे जितना भी मारो फिर भी वो ढेंचू ढेंचू करके पीछे से लात मरबे करेगा। क्योंकि खच्चर का उसकी प्रवृत्ति ही होती है, जातिगत प्रवृत्ति होती है कि वह पीछे से जरूर मारता है, चाहे कितना हो उसको मार लिए, पीछे से लात चलाना नहीं छोड़ेगा। तो वो चीज़ें हैं। कश्मीर का राग अलाप रहा था, अरे भाई अपना पाकिस्तान तो तुमसे संभल नहीं रहा है, आए दिन राष्ट्रपति भवन के सामने कोई गोली मार के चला जा रहा है, अननोन गनमैन। अपना देश तो समझ नहीं रहा है। उधर बलूचिस्तान जो है वो लोग तो अलगे ही मचाए हुए हैं कि भाई उनको भाई आज़ादी चाहिए, क्योंकि उनका आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है। कंट्रोल तो कंट्रोल, उनकी जो आज़ादी वास्तव में जो चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। अपना तो समझ नहीं पा रहा है, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए भाई, क्या कौन सा कद्दू ले लोगे भाई। और वो यूरोपियन यूनियन भी अलाप रहा था। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं, आज भी आपको दिखाई देगा। जैसे हिस्ट्री में भी आप देखेंगे तो हिस्ट्री जो इतिहास लिखने का लेख क्रम है, इन यूरोपियन, चूंकि ब्रिटिशर्स आए थे अपने वहाँ, आपको पता है कि यूरोपियंस ही आके यहाँ पे मतलब यहाँ पे जाके कन्किस्ट करते हैं, सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स लास्ट तक रहते हैं। तो ये लोग हिस्ट्री लिखना जब शुरू किए, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया या मिडिएवल हिस्ट्री, तो सबसे पहले तो मानते ही नहीं थे कि भारत में वास्तव में कोई चीज़ ऐसी होती थी। वीपेंस होते थे, यहाँ पे इतने बुद्धिमान लोग होते थे, ग्रहों के खोज करने वाले लोग होते थे, इतने बड़े गणितज्ञ होते थे, पहले तो मानने को तैयार ही नहीं थे। अब यहीं पे छोटा सा एग्जाम्पल अगर आपको दिखाई दे तो आप देख सकते हैं कि कालिदास का जन्म कब हुआ था और नेपोलियन का कब जो है जन्म हुआ था, या समुद्रगुप्त का जो है मुख्य रूप से आप देखेंगे कि जन्म कब है और मतलब कब उनका शासनकाल है, और नेपोलियन का कब है। और तुलना ये लोग कर दिए क्या कि भारत का समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन है। अरे भाई नेपोलियन कब आया और कब आपके यूरोप में क्या क्या किया, और समुद्रगुप्त जब थे तब आपके वंशावली में पता ना कौन कब कहाँ था, ये आपको खुद नहीं पता होगा, और अपने हिसाब से इतिहास लिख दिए। तो इनके नज़रिया ही शुरू से वही रही है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें इतिहास में जब आप पढ़ेंगे, शुरुआत में जो शुरुआती इतिहासकार हैं, जो लेखक हैं, जो लिखना शुरू करते हैं, भारतीय इतिहासकार जो है लिखते हैं, फिर ब्रिटिशर्स लिखते हैं, तो उसमें बहुत सारे डिफरेंस आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ये डिफरेंस दिखाई देगा, तो यहाँ से यह सीधी बात है, बिल्कुल यहाँ पे चुप नहीं रहना चाहिए था। अगर यहाँ पे चुप रहते तो कहीं न कहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पे मैसेज जाता कि भारत को देखो ऐसे ऐसी चीज़ है। ये जो बात बोले हैं, स्टेटमेंट जो बोला गया है एस जयशंकर जी के द्वारा, ये बिल्कुल सटीक स्टेटमेंट बोला गया है कि भाई क्या आलाप रहे हो लोग, ये कर दिया, ये युद्ध बढ़ा दिया, ये युद्ध बढ़ा दिया, तुम्हारे पास में है, तुम्हारे पड़ोस में, तुम तो रोक नहीं पा रहे हो, दूसरे के ऊपर बस हाँ ये कर दिया वो कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आपने खुद आप दूसरे की आप शांति चाहते हो, पूरे विश्व में शांति हो, आपसे कैसे उम्मीद की जा सकती है, जिसके समय में फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, औपनिवेशिक सबसे ज़्यादा आप लोगों ने साम्राज्यवाद का विस्तार किया था, और वही आप मानते हैं आप सुधर गए। कितना सुधर गए भाई? आप भी आज भी आपके वहाँ जो टॉयलेट होता है उसमें पानी नहीं होता है, क्या सुधर गए? तो अभी बहुत आपको सीखना पड़ेगा भारत की, अगर आप संस्कृति को देखना चाहेंगे। इतनी सारी विविधता होने के बावजूद भी भारत में अच्छा, वो एक अंग्रेज था जिसने कल्पना किया था कि भारत की जो संघ है ना वो 50 वर्ष से अधिक नहीं चल पाएगी, और देखिए 75 से अधिक हो गया, और चलेगा लंबे समय तक, क्या हमेशा हमेशा लिए चलेगा। क्योंकि भारत का जो संविधान है या संवैधानिक ढांचा जो बनाया गया है उसको आपको समझने में समय लगेगा। भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है या भौगोलिक विविधता और सांस्कृतिक विविधता का जो मिश्रण है उसको समझने में आपको समय लगेगा, बहुत समय लगेगा।
और आपके वहाँ जो है वो एक छोड़ के दूसरे चला गया, दूसरा छोड़ के तीसरा चला गया, वो आपके वहाँ की संस्कृति है। तो ये चीज़ें हैं भारत की जो संस्कृति है। अच्छा, बहुत लोग भी अपने भारत में भी अपने संस्कृति के बजाय आई एम अमेरिकन, आई एम ब्रिटिश, हाउ आयरलैंड। अबे भाई, अपने जो संस्कृति है उसको पहले जांच लो, परख लो, पूरा जो है बेसिक है उससे जान जाओ, तब वहाँ के बारे में जाके देख लेना और अपनी संस्कृति का तुलना कर लेना, वो अलग चीज़ है ना। ब्रह्मगुप्त जिस समय उन्होंने खगोल के बारे में बताया था, ज्योतिष शास्त्र के बारे में जब बताया था, या सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या जो भी ग्रह उपग्रह है जिसके बारे में बताया था, उस समय इनकी कल्पना भी अभी नहीं हुई होगी, है ना। तो वो अलग चीज़ें हैं। तो यही जैसे शंकर के द्वारा कहा गया है कि यूरोपीय देश ऐसे हथियार बेचते हैं जिनका इस्तेमाल भारत पर हमला करने के लिए किया जाता है। आप कौन से दूध के धुले हुए हैं भाई? तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट अभी आया है। तो बदलती वैश्विक व्यवस्था के चलते आपको दिखाई देगा कि भारत की पॉलिसी जो है यह भी डाइवर्ट हो रही है, और डाइवर्ट होना भी जरूरी है। जिस तरह से इस समय, जैसे आप देखिए, उथल पुथल जैसे पश्चिम बचा हुआ है, अब अगर हम केवल पश्चिम के ऊपर डिपेंडेबल हो जाएं अपने एक्सपोर्ट को ही लेके, इंपोर्ट की बात ही छोड़ दीजिए, एक्सपोर्ट की, जैसे जो कि चावल हमारे वहाँ से मुख्य रूप से एक्सपोर्ट होता है, या और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, तो केवल उसी पर डिपेंडेबल रहेंगे तो फिर क्या होगा, फिर दिक्कतें होंगी। तो इसलिए भारत आपने को दिया होगा कि बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिसमें अभी हाल फिलहाल में FTA, CEPA, CPTA इस साइन किया हुआ है। तो उसका कारण कहीं ना कहीं यही चीज़ें है, ठीक ना। तो वैश्विक व्यवस्था का जैसे डाइवर्जन हो रहा है, वैसे भारत भी अपने पॉलिसी को डाइवर्ट कर रहा है, उस तरह से अपने आप को अस्थायित्व दे रहा है या अस्थायित्व दे रहा है। तो फिर मिलते हैं हम लोग, ये नया भारत है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।